Hello student, I am Hariom Narware. We are starting types of error, remaining part, random error, guaranteed accuracy error and percentage relative static error. Random error is one of the type of error of measuring instrument, and this error occurs due to unknown factor or unpredictable factor. If we don't know why instrument showing error, these types of error called random error. And these types of error can be minimized by Gaussian statistical analysis. Gaussian statistical analysis की हेल्प से हम रैंडम एरर को रिमूव कर सकते हैं। और मैंने आपको रैंडम एरर के बारे में बताया है कि जो रैंडम एरर है इसके सोर्स का हमें पता नहीं होता है कि ये रैंडम एरर क्यों क्रिएट हुई, ये एरर क्यों क्रिएट हुई ये हमें पता नहीं रहता है। तो रैंडम एरर को मैंने आपको कैसे डिफाइन करके बताया है कि ऐसी एरर जो अननोन फैक्टर के कारण हुई हो या जो अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर के कारण जो एरर प्रोड्यूस हुई है उसे हम रैंडम एरर कहते हैं। और इस रैंडम एरर को रिमूव करने के लिए हम गॉसियन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे। इस गॉसियन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में रीडिंग वैल्यू और नंबर ऑफ रीडिंग के बीच में एक ग्राफ हम प्लॉट करेंगे और इसमें जो रीडिंग आती है, जो रीडिंग वैल्यू रहती है उसमें वेरिएशन होता है। ये देखो, जब फर्स्ट बार हमने रीडिंग ली तो इसकी वैल्यू x1 है, जब सेकेंड बार हमने रीडिंग ली तो इसकी वैल्यू x2 है। इस प्रकार से हर एक रीडिंग पर वैल्यू डिफरेंट आ रही है। तो इस एरर को इस गॉसियन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की हेल्प से हम कैसे रिमूव कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। फर्स्ट हम इन सारी रीडिंग वैल्यूज़ का एरिथमेटिक मीन निकालेंगे। एरिथमेटिक मीन इसे x बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सारी रीडिंग वैल्यू का हम एवरेज निकाल लेते हैं और जैसे n रीडिंग वैल्यू है तो उस n से इसे डिवाइड कर देते हैं। इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समेशन i इक्वल टू 1 to n xi अपॉन n। इस टर्म को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। अब देखो इस टर्म से इस टर्म में कैसे जा सकते हैं। x बार इक्वल्स टू फर्स्ट i की वैल्यू 1 रखो तो यहाँ x1 आ जाएगा। फिर इस i इक्वल टू 2 रखो क्योंकि i की वैल्यू 1 से लेके n तक है, तो i की प्लेस पर जब 2 आएगा तो यहाँ x2 आ जाएगा। फिर यहाँ देखो i की प्लेस पर 3 रखते हैं क्योंकि i की वैल्यू 1 से लेकर n तक है। तो ऐसे ही हम सारी वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमें ये फिर से रिकवर हो जाएगा अपॉन n। तो एरिथमेटिक मीन निकालना बहुत इजी। यदि मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो यहाँ हम एवरेज निकाल रहे हैं सारी वैल्यूज़ का। सेकेंड हम डेविएशन निकालते हैं। इस डेविएशन में क्या करते हैं हम, जैसे फर्स्ट डेविएशन हम निकाल रहे हैं तो फर्स्ट डेविएशन यदि हमें निकालना है तो क्या करेंगे। यदि फर्स्ट डेविएशन हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमारी फर्स्ट रीडिंग वैल्यू रहेगी x1 उसको हम एरिथमेटिक मीन से माइनस कर देंगे। फिर सेकेंड डेविएशन के लिए सेकेंड वैल्यू में से डेविएशन को माइनस कर देंगे। फिर थर्ड डेविएशन क्या होगा, जो थर्ड रीडिंग वैल्यू है उसमें से एरिथमेटिक मीन को माइनस कर देंगे। इसी प्रकार से ये जो डेविएशन है वो n तक जाएगा, nth डेविएशन हो जाएगा। nth वैल्यू में से एरिथमेटिक मीन को माइनस कर देंगे। इस प्रकार से हमें सारी वैल्यू का डेविएशन पता चल जाएगा। अब थर्ड पॉइंट है मीन डेविएशन। इट मीन्स यहाँ जितने भी डेविएशन हमें मिले उन सभी का हम मीन निकाल लेंगे। ये देखो कैसे निकालेंगे। डेविएशन का मीन निकाल रहे हैं इसलिए हम d के ऊपर बार लगा दिया मैंने, और जितने भी डेविएशन है उन सबको जोड़ दो और जितनी क्वांटिटी है डेविएशन की उसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि हमारे पास n तक की वैल्यू का डेविएशन है और इसे n से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मीन डेविएशन मिल जाएगा। आपको कंपटीशन एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आएंगे कि इनका डेविएशन फाइंड आउट कीजिए। ये वैल्यू दे देंगे आपको, रीडिंग वैल्यू जो ये ग्राफ मैंने यहाँ पर बनाए हैं इसकी सारी वैल्यू वो आपको दे देंगे। आपको अरिथमेटिक मीन निकालने की बोलेंगे या तो डेविएशन निकालने की बोलेंगे या तो मीन डेविएशन निकालने की बोलेंगे। आपको ऐसे निकालना है। और एक फोर्थ टर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है
स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की अगर वो आपसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे निकलेगा। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इसे सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, और इस स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ये होती है अंडर रूट ऑफ डेविएशन 1 का स्क्वायर, ये डेविएशन का मॉड ले लो आप, डेविएशन के मॉड का स्क्वायर, फर्स्ट डेविएशन का मॉड का स्क्वायर प्लस सेकेंड डेविएशन के मॉड का स्क्वायर, और ऐसे करते करते nth डेविएशन के मॉड का स्क्वायर, और इस टर्म को n से डिवाइड कर दो आप, तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो आप, ये सिग्मा का सिंबल है, समेशन I इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ di का स्क्वायर अपॉन n। जब इसे आप ओपन करोगे तो आपको यही वाली टर्म मिलेगी, ये ऊपर वाली, देखो करके अंडर रूट, पहले इस i की प्लेस पर 1 रखते हैं तो ये मॉड ऑफ d1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर i की जगह 2 रखेंगे क्योंकि i की वैल्यू 1 to n है, तो ये मॉड ऑफ d2 का स्क्वायर हो जाएगा, डैश 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 डैश, मॉड ऑफ dn का स्क्वायर, ये अंडर रूट को आगे बढ़ा देता हूँ, अपॉन n। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू को यदि आपको और एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करना है तो इस फार्मूले को आप तब यूज़ करो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 से ज़्यादा हो। यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 से कम हुए तब आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूले में थोड़ा सा चेंज कर दो, समेशन I इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ di का स्क्वायर अपॉन n माइनस 1, जब n की वैल्यू लेस देन 20 हो, 20 से कम। और ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर नंबर ऑफ इनफाइनाइट ऑब्जर्वेशन, n 20 से बड़ा तो वो तो इनफाइनाइट ऑब्जर्वेशन भी हो सकते हैं, फॉर इनफाइनाइट ऑब्जर्वेशन, और ये लिमिटेड है, लिमिटेड वैल्यू के लिए है, 20 से कम वैल्यू के लिए है, इसलिए फॉर फाइनाइट ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ पॉइंट है वेरिएंस, इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के बराबर होती है। यदि आपको वेरिएंस निकालना है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दीजिए तो हमें वेरिएंस मिल जाएगा। अब सिक्स्थ टर्म है प्रोबेबल एरर। कंपटीशन एग्जाम में आपको इन जितनी भी मैं यहाँ टर्म्स बता रहा हूँ, यहाँ से कोई भी टर्म आपको पूछ सकता है वो एग्ज़ाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। प्रोबेबल एरर को r से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.6745, ये ग्रीन पेन से लिख दे रहा हूँ मैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो प्रोबेबल एरर है इसकी वैल्यू 67.45% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होती है, और इस r की वैल्यू 0.4765 अपॉन h के बराबर भी होती है। हियर h इक्वल्स टू प्रिसिशन इंडेक्स, और इस r की वैल्यू और बता रहा हूँ मैं 0.8453 डेविएशन, मीन डेविएशन। ये d क्या है? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मैं आपको बता चुका हूँ पहले। ये देखो मीन डेविएशन क्या होता है, जितने भी डेविएशन है सबको जोड़ दीजिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए तो मीन डेविएशन आ जाएगा। हमने क्या क्या देख लिया? हमने एरिथमेटिक मीन देख लिया,
अरिथमेटिक मीन हमने कैसे निकाला था, जितनी भी रीडिंग की वैल्यू है, ये क्या है यहाँ पर, ये सारी की सारी रीडिंग वैल्यू है, रीडिंग वैल्यू। तो जब अरिथमेटिक मीन हमें निकालना है तो सारी रीडिंग वैल्यू को जोड़ दो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। जब हमें डेविएशन निकालना है तो क्या करो कि जितनी भी रीडिंग वैल्यूज़ है उन सब में से अरिथमेटिक मीन को आप माइनस कर दीजिए तो आपको डेविएशन मिल जाएगा। और मीन डेविएशन निकालना है तो आप क्या करो, जितने भी डेविएशन है सबको जोड़ दो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। और जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हम ऐसे निकाल लेंगे, जितने भी डेविएशन है उन सब के का मॉड ले लो और उसका स्क्वायर कर दो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो अंडर रूट के अंदर। तो ये हमने देखा। और फिर नंबर 5 हमने वेरिएंस देखा। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का आप स्क्वायर कर दो तो वेरिएंस मिल जाएगा हमें। प्रोबेबल एरर क्या होती है, 67.45% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होती है, या फिर प्रोबेबल एरर 0.4765 अपॉन एच, एच क्या है, प्रिसिशन इंडेक्स के बराबर होती है। और जो आर है प्रोबेबल एरर, ये 0.8453 इंटू मीन डेविएशन, या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रोबेबल एरर है ये 84.53% ऑफ मीन डेविएशन के बराबर होती है। ये आप याद रखिए। ये जो फार्मूले हैं ना वो अक्सर हम भूल जाते हैं, तो आप एक काम कर सकते हो कि इन सब जो इम्पोर्टेंट है जो हम भूल सकते हैं, एक ऐसी नोट्स बनाओ जो जब भी हमारा कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सपोज करो कल हमारा एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो उससे पहले ये फार्मूलेस पढ़ के चले जाओ तो आपको याद रहेंगे, क्योंकि हम अक्सर ऐसे फार्मूले भूल जाते हैं। तो एक हमारे पास एक छोटी सी कॉपी होना चाहिए, उन फार्मूलों को लिख ले जो हम भूल सकते हैं, तो आपको एडवांटेज रहेगा इसका। और एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं आपको बता रहा हूँ, ये याद रख ली, क्योंकि आजकल सारे कंपटीशन एग्ज़ाम ने अपना लेवल अप कर दिया है। आजकल सिंपल क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है उन्होंने, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है। तो प्रिसिशन इंडेक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो प्रोडक्ट है वो 0.706 के इक्वल होता है, या फिर 1/√2 के इक्वल होता है, या फिर 71% के इक्वल होता है। ये देखो, सेवंथ पॉइंट है हमारा यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, इसे सिग्मा एम से इंडिकेट किया जाता है। और इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन √n के इक्वल होती है, जहाँ n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और सिग्मा तो आपको पता ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन। 8th पॉइंट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसे सिग्मा से इंडिकेट करेंगे। ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत फोर्सफुली बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आजकल वो ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करते हैं जो बच्चों से ना बने, क्योंकि उन्हें कंपटीशन एग्ज़ाम के थ्रू बच्चों को बाहर करना है। सिग्मा अपॉन मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन √2n, इसे आप मॉडिफाइड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, 1/√2 इंटू सिग्मा अपॉन √n, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसे। और यहाँ पे देखो, सिग्मा अपॉन √n किसके बराबर है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन के इक्वल है। तो इसे मॉडिफाइड करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1/√2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन के बराबर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए इन्हें। 9th पॉइंट है इसका, मीन प्रोबेबल एरर, मीन प्रोबेबल एरर। इसकी वैल्यू होती है, पहली बात तो इसे RM से एक्सप्रेस करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है प्रोबेबल एरर अपॉन √n-1। प्रोबेबल एरर को मैं आपको एक्सप्रेस कर चुका हूँ
कि व्हाट इज़ प्रोबेबल एरर। ये होती है प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर क्या होती है, 67.45% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होती है। तो अब वापस हमारे पॉइंट पर आ जाते हैं। मीन प्रोबेबल एरर क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है प्रोबेबल एरर अपॉन √n-1। जब ऑब्जर्वेशन 20 से कम हो तो ये रीडिंग आएगी, और जब 20 से ज़्यादा हो तो मीन प्रोबेबल एरर की वैल्यू ये हो जाएगी, इफ़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन 20। ये तो हमने वहाँ भी देखा था जब स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में, जब n ग्रेटर देन 20 था तो केवल डिनोमिनेटर में √n था, लेकिन जैसे ही वैल्यू ऑब्जर्वेशन लेस देन 20 हो जाएंगे तो n से माइनस कर दिया जाएगा। तो आपको याद रखने में यहाँ पे थोड़ा आसानी रहेगी। n ग्रेटर देन 20 का मीनिंग होता है फॉर इनफाइनाइट ऑब्जर्वेशन। n से ज़्यादा मतलब कितने भी, यहाँ लिमिट स्पेसिफाई नहीं है, मीन्स ऑफ इनफाइनाइट ऑब्जर्वेशन करोगे तो भी यही फार्मूला वहाँ लगेगा, और यहाँ फॉर फाइनाइट ऑब्जर्वेशन। अब 10th पॉइंट है मिनिमम रेंज ऑफ एरर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत बार देखे हैं। मिनिमम रेंज ऑफ एरर, इसकी वैल्यू होती है एरिथमेटिक मीन माइनस एक्स मिनिमम। एक्स मिनिमम का मतलब है इन सारी वैल्यूज़ में से जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगी वो यहाँ हम रख देंगे, तो हमें मिनिमम रेंज ऑफ एरर मिल जाएगी। और यदि मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर हमें फाइंड आउट करना है, इसके लिए क्या करेंगे हम, एक्स मैक्सिमम वैल्यू में से मीन माइनस कर देंगे, एरिथमेटिक मीन माइनस कर देंगे, तो हमें मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर मिल जाएगी। और यदि हमें एवरेज रेंज ऑफ एरर फाइंड आउट करना है, एवरेज रेंज ऑफ एरर इक्वल्स टू, ये दोनों एरर को जोड़ दीजिए आप, मिनिमम रेंज ऑफ एरर प्लस मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर अपॉन 2। मिनिमम और मैक्सिमम रेंज की एरर को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमें एवरेज रेंज ऑफ एरर मिल जाएगी। जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या रिजल्ट मिलता है इससे हमें। मिनिमम रेंज ऑफ एरर क्या है, x बार माइनस एक्स मिनिमम प्लस मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर क्या है, एक्स मैक्स माइनस एक्स बार अपॉन 2। तो यहाँ देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा एक्स मैक्स मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दीजिए। ये देखो ये एक्स मिन नेगेटिव है अपॉन 2, तो ये आ गई हमारे पास एवरेज रेंज ऑफ एरर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, मैंने बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन देखे हैं, या तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है या तो फिर इस फार्मूले से क्वेश्चन आ जाता है। ये सारे पॉइंट तो गेट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने मैंने पॉइंट लिखा है, मैंने 12 पॉइंट लिखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी। और हम जानते ही है कि एरर इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू और सिस्टम आउटपुट माइनस सिस्टम इनपुट। ये हम लेक्चर 1 में देख चुके हैं। वहाँ हमने देखा था कि यदि आप किसी इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी को बताना चाहते हो तो आपके पास ट्रू वैल्यू होना चाहिए। बिना ट्रू वैल्यू के आप सिस्टम की क्वालिटी नहीं बता सकते, और किस सिस्टम में कितनी एरर आ रही है, एरर वाइज कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेस्ट है, आप ये नहीं बता सकते। तो फिर उसके बाद हमने एक टर्म पढ़ी थी, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर या परसेंटेज रिलेटिव एरर। ये क्या होती है, जब एरर को ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस किया जाए तो उसे परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर कहते हैं। ये है फार्मूला परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर का, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100 कॉल्ड परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर। एरर को डेल्टा से एक्सप्रेस किया जाता है, एरर को डेल्टा से एक्सप्रेस किया जाता है, और ट्रू वैल्यू को 80 से एक्सप्रेस किया जाता है इंटू 100। दिस इज द परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर। आप इस परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर की यदि डिटेल में स्टडी करना चाहते हो तो आप मेरे लेक्चर फर्स्ट में चले जाइए,
आप मेरे चैनल पर जाइए, हरिओम नरवरे सर्च कीजिए और वहाँ प्ले लिस्ट में चले जाओ तो आपको इलेक्ट्रिकल मेज़रमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन नाम से एक लिंक मिल जाएगी, एक चैनल मिल जाएगा, वहाँ क्लिक कर देना आपने और वहाँ लेक्चर 1 देख लो तो आपको ये परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब स्टडी करते हैं गारंटीड एक्यूरेसी एरर की। इफ़ एरर इज मेंशन्ड बाय मैन्युफैक्चरर इज नोन एज गारंटीड एक्यूरेसी एरर। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को बनाने वाला मैन्युफैक्चरर यदि सप्लायर को बताए कि सर इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में 1% to 2% एरर आ सकती है, तो आप उसको कंसीडर करके चले, तो इस प्रकार की एरर गारंटीड एक्यूरेसी एरर कहलाती है। एंड दिस एरर ऑलवेज कैलकुलेटेड विथ रेस्पेक्ट टू फुल स्केल वैल्यू या फुल स्केल डिफ्लेक्शन। गारंटीड एक्यूरेसी एरर हमेशा फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर कैलकुलेट की जाती है या फिर फुल स्केल वैल्यू पर कैलकुलेट की जाती है। जैसे कि इस स्केल की फुल स्केल वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर, मतलब ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो हमेशा अगर मैन्युफैक्चरर ने बोला आपको कि भाई साहब ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1% to 2% की एरर आ सकती है, तो आप इसे कंसिडर करके चले। तो 5 एम्पियर का 2% कितना हो गया, इसका 2% मीन्स 0.1 की एरर आ सकती। तो इसका मीनिंग ये हुआ गारंटीड एक्यूरेसी एरर को कांस्टेंट एरर भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर 0.1 GAE वैल्यू कहलाती है। GAE वैल्यू मीन्स गारंटीड एक्यूरेसी एरर वैल्यू। तो ये 5 एम्पियर क्या हो गया यहाँ पर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, और ये जो 2% तो ये मैन्युफैक्चरर ने हमें बताया था कि इतनी एरर हो रही है, ये मैन्युफैक्चरर ने हमें बताया था, मैन्युफैक्चरर इन्फॉर्म्ड। तो यदि हमें GAE वैल्यू निकालना है तो आप क्या करो, फुल स्केल डिफ्लेक्शन में मैन्युफैक्चरर ने जितनी एरर बताई है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो हमें GAE वैल्यू मिल जाएगी। तो ये होती है गारंटीड एक्यूरेसी एरर जो हमें मैन्युफैक्चरर बताता है। इसके पहले मैंने आपको परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर बताई है। क्या होती है परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर, यदि एरर को ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस किया जाए तो ये रिलेटिव स्टैटिक एरर कहलाती है। अब मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ जो कि गारंटीड एक्यूरेसी एरर और परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर में रिलेशन शो करेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल देखे हैं, इन दोनों में रिलेशन है। गारंटीड एक्यूरेसी एरर और परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर में ये रिलेशन है ट्रू वैल्यू या रीडिंग वैल्यू। रीडिंग मतलब जितना हमने रीडिंग ली है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, ट्रू वैल्यू या रीडिंग वैल्यू का x% इक्वल होता है GAE वैल्यू। हियर x इक्वल टू परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर। तो इन दोनों में ये परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर और GAE वैल्यू में ये रिलेशन है। जब ट्रू वैल्यू के साथ परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो हमें GAE वैल्यू मिल जाती है। और ये जो GAE वैल्यू किसके बराबर होती है मैं बता चुका हूँ आपको, फुल स्केल डिफ्लेक्शन इनटू जो एरर मैन्युफैक्चरर ने बताई है, एरर परसेंटेज विच इन्फॉर्म्ड बाय मैन्युफैक्चरर। एक न्यूमेरिकल करते हैं तो ये क्लियर हो जाएगी। और एक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। A 0 to 200 volt voltmeter has a guaranteed accuracy error plus minus 1%। guaranteed accuracy error क्वेश्चन में गिवन है और हमारे पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन भी गिवन है विथ अ मीटर गिविंग अ रीडिंग ऑफ 50 वोल्ट, और मीटर जो हमें रीडिंग दे रहा है वो है 50 वोल्ट। व्हाट इज़ द करस्पॉन्डिंग लिमिटिंग एरर, और हमसे लिमिटिंग एरर पूछ रहा है। मैंने आपको गारंटीड एक्यूरेसी एरर की वैल्यू और लिमिटिंग एरर में रिलेशन के लिए एक फार्मूला अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। ये फार्मूला था ट्रू वैल्यू या रीडिंग वैल्यू इनटू x का 100 इक्वल टू GAE वैल्यू। इस वैल्यू में हम उस क्वेश्चन के पैरामीटर्स को रखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूशन ट्रू वैल्यू और रीडिंग वैल्यू
इंटू x/100 इक्वल टू GAE वैल्यू। ट्रू वैल्यू है रीडिंग वैल्यू। हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितनी रीडिंग दे रहा है 50 वोल्ट, तो इस ब्रैकेट की जगह 50 वोल्ट आ जाएगा इंटू x/100। x क्या है, परसेंटेज लिमिटिंग एरर है, परसेंटेज लिमिटिंग एरर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और GAE वैल्यू, GAE वैल्यू क्या होती है मैंने आपको बताया है। GAE वैल्यू बराबर होती है फुल स्केल डिफ्लेक्शन इनटू एरर परसेंटेज विच इन्फॉर्म्ड बाय मैन्युफैक्चरर। तो इस क्वेश्चन में फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 200 वोल्ट, क्योंकि जो स्केल की जो मैक्सिमम रेंज है वो 200 वोल्ट है। और जो GAE वैल्यू गारंटीड एक्यूरेसी एरर की वैल्यू है, गारंटीड एक्यूरेसी एरर ही मैन्युफैक्चरर के द्वारा इन्फॉर्म्ड होती है। तो ये है ±1%। 1% को ऐसा लिख सकते हैं 1/100, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा ±2 वोल्ट, ये GAE वैल्यू है। तो ये है ±2 वोल्ट। इसे सॉल्व करो तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये 2 इस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस, इसलिए यहाँ पर x इक्वल टू ±4% हो जाएगा। तो ये x क्या है, परसेंटेज लिमिटिंग एरर। यही क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।